हासिल करते हुए लिन शेन को ये भी पता था कि भाग्य ने भी इसमें भूमिका निभाई थी। यदि वेन बुजुन का अंतिम उपयोग जैद सम्राट का तावीज़ नहीं होता तो लिन शेन को यकीन नहीं था कि वह इसका सामना कर सकता था, और यह बहुत संभव था कि वह ऐसा न कर पाता। लिन शेन ने दिव्य न्यायालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं पर भी शोध किया था, जिनमें से अधिकांश उसके लिए बहुत उपयुक्त नहीं थीं। सबसे मजबूत दिव्य प्राणी प्रतियोगिता के अलावा एक और उपयुक्त प्रतियोगिता थी। ये गन गॉड टकराव है। गन गॉड टकराव में प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, फिर एक दूसरे पर निशाना साधते हुए गोली चलाते हैं, और जो पहले मारा जाता है वह हार जाता है। ये स्पष्ट रूप से लिन शेन के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसके पास संघर्ष के 7 चरण हैं, जिससे उसे गोलियों से मारना लगभग असंभव है, जब तक कि वह इसके खिलाफ निर्णय न ले। यहाँ तक कि स्वर्गीय राजा भी ऐसा नहीं कर सकता। स्नाइपर राइफल की अंतरिक्ष गोलियां भी उसकी हमले की गति को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। अन्य लोगों के लिए अंतरिक्ष गोलियों से बचना शायद कठिन होगा। लिन शेन को लगा कि यह प्रतियोगिता उसके लिए उपयुक्त थी। एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि गन गॉड शोडाउन में भाग लेने वाले अधिकांश दिव्य प्राणियों ने हल्के पिस्तौल या सबमशीन गन और अन्य आग्नेयास्त्र प्रकार की दिव्य कलाकृतियों का इस्तेमाल किया था। ऐसे द्वंद्वों में आमतौर पर कोई भी व्यक्ति भारी स्नाइपर राइफल लेकर दूसरे पक्ष का सीधे सामना करने के लिए खड़ा नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि गन गॉड शोडाउन के लिए जगह पर लगभग कोई कवर उपलब्ध नहीं था, और विरोधियों के बीच की दूरी बहुत कम थी। प्रतियोगिता वास्तव में शूटिंग की गति और सटीकता पर केंद्रित थी, जो स्नाइपर राइफलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं। बेशक, प्रतियोगिता में स्नाइपर राइफलों पर प्रतिबंध लगाने का कोई नियम नहीं था। लिन शेन के पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वह किसी दूसरी बंदूक पर स्विच करता तो वह उतना शक्तिशाली नहीं होता। लिन शेन जब विचारों में खोया हुआ था, तभी अचानक उसका कम्युनिकेटर बज उठा। नंबर चेक करने पर पता चला कि यह डैंग परिवार के दूसरे भाई डैंग कून का कॉल था। कॉल कनेक्ट करने के बाद डैंग कून का आकार सामने आया। युवा छठे मास्टर, बधाई हो, आप वास्तव में सबसे कठिन दिव्य प्राणी की उपाधि के हकदार हैं, डैंग कून ने हंसते हुए कहा। मैं भाग्यशाली हूँ। दूसरे भाई डैंग, आप मुझे बधाई देने के लिए ही फ़ोन नहीं कर रहे हैं, है ना? लिन शेन को लगा कि डैंग कून के दिमाग में शायद कुछ और चल रहा है। यह अभी भी डैंग और शेन परिवारों के बीच विवाह गठबंधन का मामला है। मुझे उम्मीद है कि आप पुनर्विचार करेंगे और शेन परिवार के साथ गठबंधन को पूरा करने के लिए डैंग परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगे, डैंग कून ने स्पष्ट रूप से कहा, अपनी मंशा व्यक्त करते हुए। दूसरे भाई डैंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी पहले से ही पत्नी और बच्चे हैं, मैं फिर से शादी कैसे कर सकता हूँ? लिन शेन ने कहा। पत्नी और बच्चे होना कोई समस्या नहीं है। सेलेस्टियल कोर्ट में कई पत्नियों और पतियों वाले परिवार काफ़ी आम हैं। मुझे लगता है कि शेन किंगक्सू एक बहू के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। एक और पत्नी होना कोई नुकसान नहीं है, डैंग कून ने हंसते हुए कहा। दूसरे भाई डैंग, मैं वास्तव में नहीं कर सकता। लिन शेन ने बार बार अपना सिर हिलाया। तियानजून की सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे पता है कि यह मामला आपको मुश्किल स्थिति में डाल रहा है। मैंने पहले भी आपसे संपर्क करने के परिवार के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन इस बार यह अलग है। इस बार मेरे परिवार के बुजुर्ग ने 9 जीवन और 9 पीढ़ियों की इच्छा आज्ञा मुहर जारी की है। यदि आप विवाह गठबंधन में डैंग परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहमत हैं, तो 9 जीवन मुहर आपकी होगी, डैंग कून ने कहा। 9 जीवन और 9 पीढ़ियों की इच्छा आज्ञा मुहर क्या है? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। डैंग कून की आवाज़ सुनकर यह काफ़ी उल्लेखनीय बात लगी। डैंग कून आश्चर्यचकित दिखे। क्या आपने पहले 9 लाइव सील के बारे में नहीं सुना है? मैं साधना पर ध्यान केंद्रित करता था और इसके बाहर की चीज़ों की कभी परवाह नहीं करता था। लिन शेन केवल खुद को एक समर्पित साधक के रूप में चित्रित कर सकता था, अन्यथा दिव्य न्यायालय के बारे में सामान्य ज्ञान की उसकी कमी को समझाना मुश्किल होगा। ये बात तो सही है। यदि आप समर्पित साधक नहीं होते तो आपकी उम्र में आपके पास ऐसी क्षमताएं नहीं होती। डैंग कून ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। लिन शेन को आंतरिक रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई। वह कभी भी एक समर्पित साधक नहीं था। 9 जीवन और 9 पीढ़ियों की इच्छा आज्ञा सील एक विशेष प्रकार की दिव्य कलाकृति है। कोई नहीं जानता कि इसे किस विकृत प्रजाति से पैदा किया गया था, न ही यह मानव निर्मित है। कलाकृति पर लगभग कोई उपयोग प्रतिबंध नहीं है। चाहे आप उच्च देवता हो या निम्न देवता, चाहे आप अग्नि श्रृंखला या जल श्रृंखला से संबंधित हो, कोई भी 9 जीवन सील का उपयोग कर सकता है। एक पल के लिए रुकते हुए डैंग कून ने कहा, 9 लाइव सील एक बार इस्तेमाल होने वाली दिव्य कलाकृति है। इसका उपयोग करने के बाद 9 लाइव सील अपनी ऊर्जा खो देगी और धूल में बदल जाएगी। इसका एकमात्र कार्य आपको अपने पिछले जन्मों को देखने की अनुमति देना है। मेरे पिछले जन्मों को देखो। क्या इस दुनिया में पुनर्जन्म वास्तव में एक चीज़ है? लिन शेन ने डैंग कून से अविश्वसनीय रूप से कहा।
मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में जीवन और मृत्यु का पुनर्जन्म होता है या नहीं, लेकिन 9 जीवन मुहर वास्तव में आपको अपने पिछले जन्मों को देखने की अनुमति दे सकती है, न केवल एक बल्कि आपके 9 पिछले जन्मों को, और आपको उन 9 जन्मों से सभी जीवन के अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त होंगी, डैंग कून ने धीरे से कहा। शेन सुनते सुनते और अधिक आश्चर्यचकित हो गया, उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित होती गई। पिछले 9 जन्मों को देख पाने तथा उनसे प्राप्त सभी जीवन अनुभवों और अंतर्दृष्टियों को प्राप्त कर पाने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की स्वयं की साधना के लिए बहुत सहायक होगा। यदि पिछले 9 जन्मों में से कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति होता तो उससे प्राप्त होने वाले लाभ और सुविधाएं अकल्पनीय होती। भले ही वह कोई साधारण उच्च दिव्य सत्ता ही क्यों न हो, दिव्य आत्मा को संघनित करने का अनुभव निम्न दिव्य सत्ता के लिए भी उतना ही मूल्यवान होगा जितना कि यदि उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया हो। यदि आपके पिछले 9 जन्मों में से कोई ऐसा था जिसमें आप एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो उस जीवन के अनुभवों और अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने से निश्चित रूप से साधना का आपका मार्ग आसान हो जाएगा। हो सकता है कि आपको अपने पिछले जन्म की यादों से अप्रत्याशित पुरस्कार भी मिलें। डैंग कून ने हंसते हुए कहा, ऐसा एक उदाहरण है जहां 9 लाइव सील का इस्तेमाल करने के बाद किसी को पता चला कि वे कभी एक प्रसिद्ध कॉस्मिक चोर थे जिन्होंने एक आश्चर्यजनक संपत्ति छिपाई थी। उस धन के साथ वे प्रमुखता में बढ़ गए और अब एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ये वस्तु वास्तव में एक अच्छी चीज़ है, ये सिर्फ अफसोस की बात है। लिन शेन ने चिंतनपूर्वक कहा, वह दिव्य न्यायालय से एक दिव्य प्राणी के रूप में पैदा नहीं हुआ था और यह संभावना है कि उसका पिछला जीवन प्राचीन क्षेत्र का एक व्यक्ति था। मानव माँ तारे ने केवल कुछ 100 वर्षों तक बेस म्यूटेशन का अनुभव किया है। यदि उसके पिछले जन्मों का पिछली सभ्यताओं से पता नहीं लगाया जा सकता तो उनसे प्राप्त अनुभव उसके लिए किसी काम के नहीं होंगे। इसके अलावा लिन शेन पूर्वजन्म की धारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक बार व्यक्ति मर जाए तो वह चला जाता है, पीछे कुछ भी नहीं बचता तथा कोई भूत प्रेत या पुनर्जन्म का चक्र नहीं होता। 9 जीवन मुहर से जो देखने को मिलता है वह शायद पिछले जन्मों की स्मृतियां भी नहीं बल्कि मात्र 9 अन्य लोगों के जीवनकाल की स्मृतियां होती हैं। यदि ऐसा है तो लिन शेन को लगा कि यह उसके लिए उपयोगी होना चाहिए। वह 9 दिव्य प्राणियों की जीवन भर की यादों, अनुभवों और अंतर्दृष्टि तक पहुंच सकता था। ये स्वाभाविक रूप से उसके लिए बहुत अच्छा होगा, न केवल उसकी साधना में सहायता करेगा बल्कि उसे दिव्य न्यायालय के बारे में अधिक समझने और कुछ बुनियादी गलतियां करने से बचने में भी मदद करेगा। ये देखकर कि लिन शेन बहुत चिंतित नहीं लग रहे थे, डैंग कून ने फिर से कहा, आम लोग 9 लाइव सील को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका इस्तेमाल किया है और इसके जादू को जानता हूँ। यंग सिक्स्थ मास्टर, मैं ईमानदारी से आपको इसकी सलाह देता हूँ। यदि संभव हो तो आपको कम से कम एक बार 9 लाइव सील का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। यह आपके लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल देगा, आपको इस दुनिया का एक अविश्वसनीय पक्ष दिखाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरे भाई डैंग, मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूं और मैं 9 लाइव सील की भी इच्छा रखता हूं, लेकिन मैं वास्तव में दोबारा शादी नहीं कर सकता, लिन शेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तियांग शुन फिलहाल घर पर रहकर बच्चों को पालने में उनकी मदद कर रही है। अगर वह अब दूसरी शादी कर ले तो उसे लगेगा कि वह अपने खुद के मानकों के हिसाब से भी एक सभ्य व्यक्ति नहीं है। डैंग कून ये सुनकर निराश नहीं हुआ बल्कि मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं। ये सिर्फ 9 लाइव सील के बारे में शर्म की बात है। मुझे खेद है, दूसरे भाई डैंग, लिन शेन ने अजीब तरीके से कहा। डैंग कून ने उसकी बहुत मदद की थी, फिर भी इस समय वह डैंग कून की मदद करने में सक्षम नहीं था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं भी कभी अरेंज मैरिज के पक्ष में नहीं था। मुझे लगा कि 9 लाइव सील तुम्हारे लिए उपयोगी होगी, इसलिए मैंने तुम्हें एक विकल्प दिया। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी ओर से इसे अस्वीकार कर दूंगा, डैंग कून ने कहा, बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। लिन शेन को पता नहीं था कि क्या कहना है, इसलिए उन्होंने डैंग कून के साथ कुछ अन्य चीज़ों के बारे में बातचीत की। जब डैंग कून ने अचानक लिन शेन से पूछा, आपको पहले ही स्टार गॉड पैलेस से निमंत्रण मिल चुका है ना? मैंने किया है, सभी 6 स्टार गॉड पैलेस ने मुझे साक्षात्कार के निमंत्रण भेजे हैं। मैं इस पर चिंतित हूँ, यह नहीं जानता कि कैसे चुनना है। लिन शेन को नहीं पता था कि डैंग कून ने अचानक इस मामले में रुचि क्यों ली। युवा छठे मास्टर, अगर मैं आप होते तो मैं स्टार ईश्वरीय अधिकारी बनने के लिए स्टार गॉड पैलेस में शामिल होना नहीं चुनता, डैंग कून ने अभूतपूर्व गंभीरता के साथ कहा। क्यों? लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ। एक स्टार दिव्य अधिकारी का अधिकार बहुत महान है। एक स्टार दिव्य अधिकारी के रूप में भी सामान्य उच्च दिव्य प्राणी अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन एक स्टार दिव्य अधिकारी बनने का मतलब ये भी है कि आपको पूरे सेलेस्टियल कोर्ट के बड़े परिवारों के खिलाफ खड़ा होना होगा, डैंग कून ने समझाया। इसका क्या मतलब है? क्या स्टार गॉड पैलेस सेलेस्टियल कोर्ट का प्रबंधन संस्थान नहीं है? स्टार डिवाइन अधिकारी बनने से आप बड़े परिवारों के दुश्मन कैसे बन सकते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि सेलेस्टियल कोर्ट के भीतर वर्ग संघर्ष है?
लिन शेन ने डैन कून को कुछ उलझन में देखा और पूछा। लिन शेन ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जो लोग स्टार दिव्य अधिकारी बन सकते हैं वे आमतौर पर दिव्य प्राणी होते हैं जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसे दिव्य प्राणी अधिकतर बड़े परिवारों से आते हैं। इन परिवारों के सदस्यों को स्टार दिव्य अधिकारियों की मुख्य शक्ति होना चाहिए। वर्ग संघर्ष होने पर भी बड़े परिवार और स्टार डिवाइन अधिकारी एक ही वर्ग के होने चाहिए। ये कैसे कहा जा सकता है कि स्टार डिवाइन अधिकारी बनने का मतलब इन परिवारों के खिलाफ खड़ा होना है? युवा छठे गुरु, आप अपनी कठिन साधना के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और शायद दिव्य दरबार या स्टार गॉड पैलेस की स्थिति से बहुत परिचित नहीं हैं। डैन कून ने आगे कहा, एक बार जब कोई दिव्य प्राणी स्टार गॉड पैलेस में शामिल हो जाता है तो उनकी उत्पत्ति अब मायने नहीं रखती। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार गॉड पैलेस के कई नियम हैं। इन नियमों की बाध्यताओं के तहत स्टार दिव्य अधिकारी संप्रभु के पुनर्तः वफादार अनुयायियों की तरह होते हैं, जो अपने अंतिम निर्देश के रूप में संप्रभु की इच्छा पर कार्य करते हैं, भले ही इसका मतलब अपने माता पिता या भाई बहनों को पकड़ना हो। स्टार दिव्य अधिकारी बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी अन्य विकल्प के केवल आदेशों का पालन कर सकते हैं। लिन शेन ने जो सुना उससे वह चौंक गया। डैन कून ने इसे हल्के ढंग से कहा, उसने जो कहा उसके अनुसार स्टार दिव्य अधिकारी बनने के बाद ये संप्रभु की कठपुतली बनने जैसा था, बिना किसी व्यक्तिगत भावना या निर्णय के केवल आदेशों का पालन करने में सक्षम। ये लिन शेन द्वारा ऑनलाइन देखी गई स्टार दिव्य अधिकारियों के बारे में जानकारी से पूरी तरह अलग था। ऑनलाइन जानकारी में उनके द्वारा प्राप्त विभिन्न उपचारों और लाभों और सामान्य दिव्य प्राणियों की पहुंच से परे शक्तियों पर प्रकाश डाला गया था, लेकिन किसी ने कभी यह उल्लेख नहीं किया कि स्टार दिव्य अधिकारियों का ऐसा पक्ष भी था। इसके अलावा जब दिव्य न्यायालय में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे दबाने के लिए स्टार दिव्य अधिकारियों को उभरना पड़ता है। एक परिवार था जिसने दिव्य न्यायालय के नियमों का उल्लंघन किया और कुछ विवादों के कारण बड़े पैमाने पर लड़ाई में शामिल था। हिंसा को दबाने के लिए भेजा गया स्टार दिव्य अधिकारी उसी परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। नतीजतन स्टार दिव्य अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से परिवार के कई सदस्यों को मार डाला जिन्होंने दिव्य न्यायालय के नियमों का उल्लंघन किया, और अपने माता पिता और कई बुजुर्गों को पकड़ लिया, उन्हें सजा सुनाने के लिए स्टार गॉड पैलेस में ले गया। अंत में उनमें से कोई भी जीवित नहीं निकला। डैन कून ने आगे कहा, जितना अधिक लिन शेन ने सुना उतना ही अधिक उसे लगा कि स्टार दिव्य अधिकारियों ने अपनी मानवता खो दी है। स्टार दिव्य अधिकारियों के पास बहुत सारे लाभ और अधिकार हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत खतरनाक भी होते हैं, खासकर निम्न स्तर के अधिकारी। हाल ही में प्राचीन क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने सेलेस्टियल कोर्ट में घुसपैठ की, और मैंने सुना है कि उन 2 घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश में कई स्टार दिव्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई। डैन कून ने हंसते हुए कहा, बहुत समय हो गया है जब मैंने प्राचीन क्षेत्र के किसी व्यक्ति को इतना शक्तिशाली देखा है। आमने सामने की स्थितियों में उन निम्न स्तर के स्टार दिव्य अधिकारियों के पास वास्तव में कोई मौका नहीं होता है। लिन शेन ने जब सुना तो वह थोड़ा चौंक गया। स्टार दिव्य अधिकारी दिव्य प्राणी हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, भले ही वे निम्न स्तर के हों, वे एक समय में अपने स्तर के सर्वश्रेष्ठ थे। ये तथ्य कि प्राचीन क्षेत्र का कोई व्यक्ति एक स्टार दिव्य अधिकारी को मार सकता है, शक्ति के एक भयानक स्तर का संकेत देता है। प्राचीन क्षेत्र से किस तरह के लोग आते हैं? वे इतने दुर्जय कैसे हैं? लिन शेन ने जल्दी से पूछा। कौन जानता है कि वे किस तरह के व्यक्ति हैं? हम प्राचीन क्षेत्र और स्टार गॉड पैलेस के व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हमने सिर्फ इतना सुना है कि कुछ स्टार दिव्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई है, और प्राचीन क्षेत्र से आए लोगों में डीएस बड़ी ई नाम का कोई व्यक्ति प्रतीत होता है। जब लिन शेन ने डीएस बड़ी ई का नाम सुना तो उसका दिल धड़क उठा। शेन सुनते सुनते और अधिक आश्चर्यचकित हो गया, उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित होती गई। पिछले 9 जन्मों को देख पाने तथा उनसे प्राप्त सभी जीवन अनुभवों और अंतर्दृष्टियों को प्राप्त कर पाने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की स्वयं की साधना के लिए बहुत सहायक होगा। यदि पिछले 9 जन्मों में से कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति होता तो उससे प्राप्त होने वाले लाभ और सुविधाएं अकल्पनीय होती। भले ही वह कोई साधारण उच्च दिव्य सत्ता ही क्यों न हो, दिव्य आत्मा को संघनित करने का अनुभव निम्न दिव्य सत्ता के लिए भी उतना ही मूल्यवान होगा जितना कि यदि उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया हो। यदि आपके पिछले 9 जन्मों में से कोई ऐसा था जिसमें आप एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो उस जीवन के अनुभवों और अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने से निश्चित रूप से साधना का आपका मार्ग आसान हो जाएगा। हो सकता है कि आपको अपने पिछले जन्म की यादों से अप्रत्याशित पुरस्कार भी मिलें। डैन कून ने हंसते हुए कहा, ऐसा एक उदाहरण है जहां 9 लाइव सील का इस्तेमाल करने के बाद किसी को पता चला कि वे कभी एक प्रसिद्ध कॉस्मिक चोर थे जिन्होंने एक आश्चर्यजनक संपत्ति छिपाई थी। उस धन के साथ वे प्रमुखता में बढ़ गए और अब एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ये वस्तु वास्तव में एक अच्छी चीज है, ये सिर्फ अफसोस की बात है। लिन शेन ने चिंतनपूर्वक कहा, वह दिव्य न्यायालय से एक दिव्य प्राणी के रूप में पैदा नहीं हुआ था, और यह संभावना है कि उसका पिछला जीवन प्राचीन क्षेत्र का एक व्यक्ति था।
मानव मातारे ने केवल कुछ 100 वर्षों तक बेस म्यूटेशन का अनुभव किया है। यदि उसके पिछले जन्मों का पिछली सभ्यताओं से पता नहीं लगाया जा सकता तो उनसे प्राप्त अनुभव उसके लिए किसी काम के नहीं होंगे। इसके अलावा लिन शेन पूर्वजन्म की धारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक बार व्यक्ति मर जाए तो वह चला जाता है, पीछे कुछ भी नहीं बचता तथा कोई भूत प्रेत या पुनर्जन्म का चक्र नहीं होता। नौजीवन मोहर के कारण व्यक्ति को जो देखने को मिलता है वह शायद पिछले जन्मों की स्मृतियां भी नहीं होती, बल्कि केवल 9 अन्य लोगों के जीवनकाल की स्मृतियां होती हैं। यदि ऐसा है तो लिन शेन को लगा कि यह उसके लिए उपयोगी होना चाहिए। वह 9 दिव्य प्राणियों की जीवन भर की यादों, अनुभवों और अंतर्दृष्टि तक पहुंच सकता था। ये स्वाभाविक रूप से उसके लिए बहुत अच्छा होगा, न केवल उसकी साधना में सहायता करेगा बल्कि उसे दिव्य न्यायालय के बारे में अधिक समझने और कुछ बुनियादी गलतियां करने से बचने में भी मदद करेगा। ये देखकर कि लिन शेन बहुत चिंतित नहीं लग रहे थे, डैन कून ने फिर से कहा, आम लोग 9 लाइव सील को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका इस्तेमाल किया है और इसके जादू को जानता हूँ। यंग सिक्स्थ मास्टर, मैं ईमानदारी से आपको इसकी सलाह देता हूँ। यदि संभव हो तो आपको कम से कम एक बार 9 लाइव सील का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। यह आपके लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल देगा, आपको इस दुनिया का एक अविश्वसनीय पक्ष दिखाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरे भाई डेंग, मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूं और मैं 9 लाइव सील की भी इच्छा रखता हूं, लेकिन मैं वास्तव में दोबारा शादी नहीं कर सकता, लिन शेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तियांग शुन फिलहाल घर पर रहकर बच्चों को पालने में उनकी मदद कर रही है। अगर वह अब दूसरी शादी कर ले तो उसे लगेगा कि वह अपने खुद के मानकों के हिसाब से भी एक सभ्य व्यक्ति नहीं है। डैन कून ये सुनकर निराश नहीं हुआ बल्कि मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं। ये सिर्फ 9 लाइव सील के बारे में शर्म की बात है। मुझे खेद है, दूसरे भाई डैंग, लिन शेन ने अजीब तरीके से कहा। डैन कून ने उसकी बहुत मदद की थी, फिर भी इस समय वह डैन कून की मदद करने में सक्षम नहीं था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं भी कभी अरेंज मैरिज के पक्ष में नहीं था। मुझे लगा कि 9 लाइव सील तुम्हारे लिए उपयोगी होगी, इसलिए मैंने तुम्हें एक विकल्प दिया। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी ओर से इसे अस्वीकार कर दूंगा, डैन कून ने कहा, बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। लिन शेन को पता नहीं था कि क्या कहना है, इसलिए उन्होंने डैन कून के साथ कुछ अन्य चीज़ों के बारे में बातचीत की। जब डैन कून ने अचानक लिन शेन से पूछा, आपको पहले ही स्टार गॉड पैलेस से निमंत्रण मिल चुका है ना? मैंने किया है, सभी 6 स्टार गॉड पैलेस ने मुझे साक्षात्कार के निमंत्रण भेजे हैं। मैं इस पर चिंतित हूँ, यह नहीं जानता कि कैसे चुनना है। लिन शेन को नहीं पता था कि डैन कून ने अचानक इस मामले में रुचि क्यों ली। युवा छठे मास्टर, अगर मैं आप होते तो मैं स्टार ईश्वरीय अधिकारी बनने के लिए स्टार गॉड पैलेस में शामिल होना नहीं चुनता, डैन कून ने अभूतपूर्व गंभीरता के साथ कहा। क्यों? लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ। एक स्टार दिव्य अधिकारी का अधिकार बहुत महान है। एक स्टार दिव्य अधिकारी के रूप में भी सामान्य उच्च दिव्य प्राणी अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन एक स्टार दिव्य अधिकारी बनने का मतलब ये भी है कि आपको पूरे सेलेस्टियल कोर्ट के बड़े परिवारों के खिलाफ खड़ा होना होगा, डैन कून ने समझाया। इसका क्या मतलब है? क्या स्टार गॉड पैलेस सेलेस्टियल कोर्ट का प्रबंधन संस्थान नहीं है? स्टार डिवाइन अधिकारी बनने से आप बड़े परिवारों के दुश्मन कैसे बन सकते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि सेलेस्टियल कोर्ट के भीतर वर्ग संघर्ष है? लिन शेन ने डैन कून को कुछ उलझन में देखा और पूछा। लिन शेन ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जो लोग स्टार दिव्य अधिकारी बन सकते हैं वे आमतौर पर दिव्य प्राणी होते हैं जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसे दिव्य प्राणी अधिकतर बड़े परिवारों से आते हैं। इन परिवारों के सदस्यों को स्टार दिव्य अधिकारियों की मुख्य शक्ति होना चाहिए। वर्ग संघर्ष होने पर भी बड़े परिवार और स्टार डिवाइन अधिकारी एक ही वर्ग के होने चाहिए। ये कैसे कहा जा सकता है कि स्टार डिवाइन अधिकारी बनने का मतलब इन परिवारों के खिलाफ खड़ा होना है? युवा छठे गुरु, आप अपनी कठिन साधना के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और शायद दिव्य दरबार या स्टार गॉड पैलेस की स्थिति से बहुत परिचित नहीं हैं, डैन कून ने आगे कहा। एक बार जब कोई दिव्य प्राणी स्टार गॉड पैलेस में शामिल हो जाता है तो उनकी उत्पत्ति अब मायने नहीं रखती। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार गॉड पैलेस के कई नियम हैं। इन नियमों की बाध्यताओं के तहत स्टार दिव्य अधिकारी संप्रभु के पुनर्तः वफादार अनुयायियों की तरह होते हैं, जो अपने अंतिम निर्देश के रूप में संप्रभु की इच्छा पर कार्य करते हैं, भले ही इसका मतलब अपने माता पिता या भाई बहनों को पकड़ना हो। स्टार दिव्य अधिकारी बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी अन्य विकल्प के केवल आदेशों का पालन कर सकते हैं। लिन शेन ने जो सुना उससे वह चौंक गया। डैन कून ने इसे हल्के ढंग से कहा। उसने जो कहा उसके अनुसार स्टार दिव्य अधिकारी बनने के बाद ये संप्रभु की कठपुतली बनने जैसा था, बिना किसी व्यक्तिगत भावना या निर्णय के केवल आदेशों का पालन करने में सक्षम। ये लिन शेन द्वारा ऑनलाइन देखी गई स्टार दिव्य अधिकारियों के बारे में जानकारी से पूरी तरह अलग था।
ऑनलाइन जानकारी में उनके द्वारा प्राप्त विभिन्न उपचारों और लाभों और सामान्य दिव्य प्राणियों की पहुंच से परे शक्तियों पर प्रकाश डाला गया था, लेकिन किसी ने कभी यह उल्लेख नहीं किया कि स्टार दिव्य अधिकारियों का ऐसा पक्ष भी था। इसके अलावा जब दिव्य न्यायालय में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे दबाने के लिए स्टार दिव्य अधिकारियों को उभरना पड़ता है। एक परिवार था जिसने दिव्य न्यायालय के नियमों का उल्लंघन किया और कुछ विवादों के कारण बड़े पैमाने पर लड़ाई में शामिल था। हिंसा को दबाने के लिए भेजा गया स्टार दिव्य अधिकारी उसी परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। नतीजतन स्टार दिव्य अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से परिवार के कई सदस्यों को मार डाला जिन्होंने दिव्य न्यायालय के नियमों का उल्लंघन किया, और अपने माता पिता और कई बुजुर्गों को पकड़ लिया, उन्हें सजा सुनाने के लिए स्टार गॉड पैलेस में ले गया। अंत में उनमें से कोई भी जीवित नहीं निकला। डैन कून ने आगे कहा, जितना अधिक लिन शेन ने सुना उतना ही अधिक उसे लगा कि स्टार दिव्य अधिकारियों ने अपनी मानवता खो दी है। स्टार दिव्य अधिकारियों के पास बहुत सारे लाभ और अधिकार हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत खतरनाक भी होते हैं, खासकर निम्न स्तर के अधिकारी। हाल ही में प्राचीन क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने सेलेस्टियल कोर्ट में घुसपैठ की, और मैंने सुना है कि उन 2 घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश में कई स्टार दिव्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई। डैन कून ने हंसते हुए कहा, बहुत समय हो गया है जब मैंने प्राचीन क्षेत्र के किसी व्यक्ति को इतना शक्तिशाली देखा है। आमने सामने की स्थितियों में उन निम्न स्तर के स्टार दिव्य अधिकारियों के पास वास्तव में कोई मौका नहीं होता है। लिन शेन ने जब सुना तो वह थोड़ा चौंक गया। स्टार दिव्य अधिकारी दिव्य प्राणी हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, भले ही वे निम्न स्तर के हों, वे एक समय में अपने स्तर के सर्वश्रेष्ठ थे। ये तथ्य कि प्राचीन क्षेत्र का कोई व्यक्ति एक स्टार दिव्य अधिकारी को मार सकता है, शक्ति के एक भयानक स्तर का संकेत देता है। प्राचीन क्षेत्र से किस तरह के लोग आते हैं? वे इतने दुर्जय कैसे हैं? लिन शेन ने जल्दी से पूछा। कौन जानता है कि वे किस तरह के व्यक्ति हैं? हम प्राचीन क्षेत्र और स्टार गॉड पैलेस के व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हमने सिर्फ इतना सुना है कि कुछ स्टार दिव्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई है, और प्राचीन क्षेत्र से आए लोगों में डीएस बड़ी ई नाम का कोई व्यक्ति प्रतीत होता है। जब लिन शेन ने डीएस बड़ी ई का नाम सुना तो उसका दिल धड़क उठा। उसके बारे में कभी नहीं सुना। दूसरा व्यक्ति कौन है? लिन शेन ने फिर पूछा। वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्राचीन क्षेत्र से आया है, तुम उसके बारे में कैसे जान सकते हो? डैन कून हंसा, मैं केवल कुछ समाचार सुनने में कामयाब रहा। मैं दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने सुना कि प्राचीन क्षेत्र से आया ये व्यक्ति मुश्किल से बोलता है, मानो वह हकलाता हो। ये सुनकर लिन शेन का दिल तुरंत बैठ गया। आखिरकार डैन कून ने केवल अफवाहें ही सुनी थीं, हो सकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में हकलाता न हो और उसकी बोली अस्पष्ट हो। लिन शेन ने वेई के बारे में सोचा, जिससे उसे एक अप्रिय अनुभूति हुई। यदि वास्तव में डीएस बड़ी और वेई ही स्वर्गारोहित हुए हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि उनके द्वारा वापस भेजा गया अद्वितीय दिव्य कौशल समस्याओं से घिर गया होगा, या शायद उनके परिवार ने उनके इरादों को गलत समझा होगा। अद्वितीय दिव्य कौशल को वापस भेजने का उनका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा उन्हें दिव्य न्यायालय और उसकी शक्ति प्रणाली के भीतर की स्थिति को समझाना था। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दिव्य न्यायालय के भीतर सहायता की उसकी आवश्यकता को गलत समझा हो, जिसके कारण वे दिव्य न्यायालय के द्वार तोड़कर अंदर घुस गए हों। नहीं, मुझे इसकी जांच करनी होगी, ये देखने के लिए कि अस्पष्ट भाषण वाला व्यक्ति वास्तव में वे है या नहीं। डैन कून के साथ थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद लिन शेन को कोई और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। आखिरकार डैन कून न तो स्टार गॉड पैलेस से था, न ही वह कोई स्टार डिवाइन अधिकारी था। उसके पास उपलब्ध जानकारी सीमित थी। ये पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में वेई और डीएस बड़ी ही ऊपर आए थे और उनकी वर्तमान स्थिति जानने के लिए स्टार गॉड पैलेस में शामिल होना ही एकमात्र रास्ता था। हालांकि जिस स्थान से वे ऊपर चढ़े थे वह सेंट्रल हेवन स्टार क्षेत्र नहीं था, बल्कि साउथ स्टार जिला था। लिन शेन ने मूल रूप से सेंट्रल हेवन स्टार क्षेत्र में स्टार गॉड पैलेस के लिए ऑडिशन देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी और इसके बजाय दक्षिण स्टार जिले में स्टार गॉड पैलेस के लिए ऑडिशन देने की तैयारी करनी पड़ी। युवा छठे मास्टर, इस पर विचार करें। नवजीवन मुहर वास्तव में एक खजाना है, यह आपको निराश नहीं करेगा। डैन कून ने फोन काटने से पहले एक बार फिर लिन शेन को मनाने की कोशिश की। लिन शेन वास्तव में नवजीवन मुहर की लालसा रखता था। यदि वह 9 दिव्य प्राणियों की स्मृतियों और अनुभवात्मक अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकता तो ये स्टार गॉड पैलेस में उसके अस्तित्व के लिए अत्यंत लाभदायक होता। फिर भी अंत में लिन शेन ने इसे छोड़ने का फैसला किया। महान शून्य दुनिया के माध्यम से वह दिव्य न्यायालय के बारे में कुछ समझ हासिल कर सकता था, इसलिए ऐसा नहीं था कि उसे 9 लाइव सील की बिल्कुल ज़रूरत थी। डैन कून के साथ कॉल समाप्त करने के बाद लिन शेन ने जल्दी से साउथ स्टार डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ जानकारी खोजी। इससे पहले उसने जो भी सामग्री पढ़ी थी वह सेंट्रल हेवन स्टार रीजन और सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस से संबंधित थी। अब जब योजनाएं बदल गई थीं तो उसे अंतिम समय में इसे पूरा करने का प्रयास करना पड़ा।
साउथ स्टार डिस्ट्रिक्ट का शासक दक्षिणी शाश्वत सम्राट था और इस जिले में स्टार गॉड पैलेस को अनंत स्टार दिव्य पैलेस के रूप में जाना जाता था। स्टार गॉड पैलेस की अध्यक्षता करने वाले महान दिव्य अधिकारी के अलावा 32 9 सितारा दिव्य अधिकारी थे, जो संख्या में केवल केंद्रीय स्वर्ग स्टार दिव्य पैलेस के बाद दूसरे स्थान पर थे। जहां तक साधारण 1 सितारा और 2 सितारा दिव्य अधिकारियों का प्रश्न है, वे अनंत सितारा दिव्य महल के भीतर असंख्य थे। पिछले आंकड़ों के अनुसार यदि कोई किसी निश्चित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी ले लेता है, तो भी एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस के ऑडिशन में उत्तीर्ण होने की संभावना 50% से भी कम होती है। हालांकि जिस प्रतियोगिता में लिनशेन ने भाग लिया था, उसकी सफलता की दर बहुत ऊंची थी तथा पास होने की संभावना 70% से अधिक थी। लेकिन उन्हें ऑडिशन के बारे में ऑनलाइन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। साक्षात्कारकर्ता क्या प्रश्न पूछ सकते हैं तथा मूल्यांकन के लिए वे कौन से मानदंड अपना सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता सामान्यतः 9 सितारा दिव्य अधिकारी होते हैं और कभी कभी महान दिव्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार लेते हैं, हालांकि यह निश्चित नहीं है। भले ही लिनशेन शॉर्टकट लेना चाहे, लेकिन उसे यह नहीं पता होगा कि किससे संपर्क करना है। मैं इसे केवल भाग्य पर छोड़ सकता हूँ। लिनशेन ने असहाय होकर शोध करना छोड़ दिया और ऑडिशन के दिन का इंतजार करने लगा। उसके पास शुरू करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था और कुछ दिन बीतने के बाद आखिरकार ऑडिशन का समय आ गया। लिनशेन ने स्टार गॉड पैलेस द्वारा प्रदान किए गए एक्सेस अधिकार प्राप्त किए, जिसमें 6 अलग अलग स्टार डिवाइन पैलेस तक पहुंच शामिल थी, और उसने एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस को चुनने में संकोच नहीं किया। टेलीपोर्टेशन से होने वाला चक्कर कम होने के बाद लिनशेन ने खुद को ज़ेड पत्थर के महल के सामने एक भव्य चौक के सामने पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि चौक और महल बादलों के ऊपर बने हों। बादलों का समुद्र और चौक के पार का शून्य अविश्वसनीय रूप से जादुई लग रहा था। महल की पट्टिका पर एवरलास्टिंग हॉल लिखा था, न कि स्टार गॉड पैलेस। प्लाजा पर लिनशेन ने अन्य लोगों को भी देखा। सभी ने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। स्पष्ट रूप से वे स्टार गॉड पैलेस के दिव्य अधिकारी नहीं थे। केवल अनंत हॉल के सामने 2 व्यक्ति बाईं और दाईं ओर खड़े थे, जिन्होंने मानक स्टार दिव्य अधिकारी की पोशाक पहन रखी थी और उनकी छाती पर 5 सितारा बैज थे, जो ये दर्शाता था कि वे दोनों 5 सितारा दिव्य अधिकारी थे। क्या आप तियान हैं? जब लिनशेन इधर उधर देख रहा था तो कोई व्यक्ति जो उसे पहचानता हुआ प्रतीत हुआ उसके पास आया और उसका अभिवादन किया। आप कौन हैं? लिनशेन ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की जांच की, लेकिन अपनी स्मृति से कोई प्रासंगिक जानकारी याद नहीं कर सका। 20 वर्ष की आयु वाले उस व्यक्ति का रूप रंग साफ सुथरा और सुंदर था। उसके लंबे बाल एक हेयरबैंड से पीछे की ओर बंधे हुए थे और उसका सफ़ेद लबादा उसे अलौकिक और अलौकिक दिखा रहा था। यदि हाल ही में उनकी आवाज़ ने यह पुष्टि नहीं की होती कि वह एक सच्चे आदमी हैं, तो कोई भी उन्हें केवल रूप के आधार पर किसी परिवार की खूबसूरत लड़की समझने की गलती कर सकता था। जी फेग्यून, मैं इस सीज़न की सौंदर्य प्रतियोगिता का विजेता हूँ, जिसने एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस में ऑडिशन दिया है। शक्ति प्रतियोगिता का महत्व सौंदर्य प्रतियोगिता से कहीं अधिक है। आपको सभी स्टार डिवाइन पैलेस में ऑडिशन का अवसर मिलना चाहिए था, है ना? मुझे लगा कि आप सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में ऑडिशन देंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस में देखकर आश्चर्यचकित हूँ, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। लिनशेन ने सौंदर्य प्रतियोगिता पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जी फेग्यून के रूप और आभा को देखते हुए वह वास्तव में एक असाधारण रूप से सुंदर व्यक्ति था। उसकी जीत कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ताकत की प्रतियोगिता, ये तो बस एक के बाद एक थप्पड़ों की श्रृंखला है। इसमें तकनीकी रूप से कुछ भी नहीं है। अगर लड़ाई निष्पक्ष होती तो कौन खड़ा होकर आपको मारने देता? इससे पहले कि लिनशेन कुछ बोल पाती, बगल से एक ठंडी आवाज़ आई। लिनशेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक थोड़ा बूढ़ा दिखने वाला आदमी बोल रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी है। उस आदमी के उदासीन रवैये को देखकर जी फेग्यून ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए लिनशेन से कहा, इसे दिल पर मत लो। उसका नाम वान डोंगलिन है। वह इस साल की गन डिसाइडिंग प्रतियोगिता का चैंपियन है। बंदूक के लिए समर्पित लोग गन गॉड नेमलेस को पूजते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वे आपके गन गॉड नेमलेस पर विजय पाने से असहज महसूस करते हैं। आप उसे अनदेखा कर सकते हैं। जी फेग्यून, आपके शब्द मुसीबत को आमंत्रित कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है कि उसने गन गॉड को हरा दिया? यह असली गन डिसाइडिंग प्रतियोगिता भी नहीं थी। अगर उसने गन डिसाइडिंग प्रतियोगिता में प्रवेश करने की हिम्मत की तो नामलेस उसे एक हाथ से कुचल सकता था, वान डोंगलिन ने ठंडे स्वर में कहा। लिनशेन बिना कुछ बोले मुस्कुराया। उसे ऐसे मामलों पर अपना समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये देखकर कि लिनशेन बातचीत में शामिल नहीं हो रहे थे, वान डोंगलिन ने और कुछ नहीं कहा और लगभग 1 दर्जन लोगों का समूह ऑडिशन शुरू होने के लिए प्लाजा पर इंतजार करने लगा। क्या हम में से सिर्फ इतने ही लोग एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस में ऑडिशन देने जा रहे हैं? लिनशेन हैरान थे। विभिन्न प्रतियोगिताओं के इतने सारे चैंपियन होने के बावजूद साउथ स्टार डिस्ट्रिक्ट में ऑडिशन देने के लिए इतने कम लोग क्यों चुन रहे थे?
ऊपरी समूह और मध्य समूह के चैंपियनों ने कुछ दिन पहले अपने ऑडिशन दिए थे। हम निचले समूह के लोग आखिरी बैच हैं, जी फेग्युन ने समझाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एवरलास्टिंग हॉल के अंदर से एक फीकी अलौकिक आवाज़ गूंजी, जी फेग्युन, कृपया अपने ऑडिशन के लिए हॉल में प्रवेश करें। शेन ने शुरू में सोचा था कि जी फेग्युन के बाहर आने के बाद अगले व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाएगा, लेकिन जी फेग्युन के भव्य हॉल में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद एवरलास्टिंग हॉल के भीतर से एक और आवाज़ आई, लू मिंग, कृपया साक्षात्कार के लिए अंदर आएं। एक व्यक्ति के अनंत हॉल में प्रवेश करने के बाद दूसरी आवाज़ उभरती थी। सभी लोग एक एक करके हॉल में चले गए जब तक कि 8वें व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, और ये तियान का नाम था। लिन शेन ने जल्दी से अनंत हॉल में अपना रास्ता बना लिया। लिन शेन ने सोचा था कि भव्य हॉल में निश्चित रूप से कई छोटे कमरे होंगे और प्रत्येक साक्षात्कारकर्ता अलग अलग कमरों में जाएगा। आखिरकार सभी का एक साथ साक्षात्कार लेना उचित नहीं होगा। लेकिन जब लिन शेन ने भव्य हॉल में प्रवेश किया तो उसने कोई अन्य कमरा नहीं देखा, केवल एक बहुत ही भव्य हॉल था जिसमें एक दिव्य प्रतिमा स्थापित थी जो 100 मीटर से अधिक ऊंची थी, जिसके सामने एक व्यक्ति चींटी के समान तुच्छ लग रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनंत हॉल में विराजमान व्यक्ति दक्षिणी अनंत सम्राट ही होना चाहिए। दिव्य प्रतिमा के सामने एक मेज थी जो देखने में प्रसाद की मेज जैसी थी, तथापि उस मेज के पीछे एक कुर्सी थी जिस पर एक दिव्य व्यक्ति बैठा हुआ था। इस दिव्य प्राणी ने स्टार दिव्य महल की वर्दी पहनी थी और उसकी छाती पर 9 सितारा बिल्ला था। स्वाभाविक रूप से वह बिना किसी संदेह के 9 सितारा दिव्य अधिकारी था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता था कि वह लिन शेन की उम्र का ही होगा। दिखने में तो खास नहीं, लेकिन उसका चेहरा काफी सुंदर और सुडौल था। जी फेग्युन की तुलना में वह कहीं से भी उसके करीब नहीं था, लेकिन आम लोगों के बीच उसे ठीक ठाक माना जाता था। लिन शेन कुछ हद तक हैरान था, क्योंकि महान हॉल में केवल ये 9 सितारा दिव्य अधिकारी ही मौजूद था। जी फेग्युन और अन्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, और उसे आश्चर्य हो रहा था कि वे प्रवेश करने के बाद कहाँ चले गए थे। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको बस प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आप जैसे चाहें वैसे उत्तर दें, बिना किसी चिंता के, और आपको कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, स्टार दिव्य अधिकारी ने लिन शेन से शांति से कहा। ठीक है, लिन शेन ने मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की, लेकिन उसका दिमाग दौड़ रहा था। स्टार डिवाइन पैलेस किस तरह के सवाल पूछेगा? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, दिमागी पहेलियां, या शायद उन्हें मुझसे कुछ राय व्यक्त करने की आवश्यकता होगी, या किसी तरह की समस्या का समाधान करना होगा। लिन शेन ने हाल ही में कई साक्षात्कार ट्यूटोरियल देखे थे, और साक्षात्कारों में प्रश्न आमतौर पर इसी प्रकार के थे। छठे जिले के सभी दिव्य महलों ने आपको साक्षात्कार के लिए निमंत्रण भेजा है, आपने यहां आने का चुनाव क्यों किया? स्टार दिव्य अधिकारी ने दिलचस्पी से पूछा। स्टार डिवाइन पैलेस प्रत्येक साक्षात्कारकर्ता के लिए प्रश्नों को अनुकूलित करता है। ये प्रश्न ये पता लगाने के लिए होना चाहिए कि क्या मेरे अंदर कोई असुरक्षा है ना? लिन शेन ने साक्षात्कार ट्यूटोरियल के आधार पर चुपचाप निर्णय लिया जो उसने देखा था, ये सोचते हुए कि उसे कैसे जवाब देना चाहिए। ऑनलाइन मानक उत्तर सिखाए जाते हैं, लेकिन उस स्टार दिव्य अधिकारी की आंखों में देखते हुए किसी कारण से लिन शेन को लगा कि अगर वह उस तरह से जवाब देगा तो उसे संभवतः इस स्टार दिव्य अधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद लिन शेन ने आखिरकार कहा, मैं सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस को चुनना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लिन शेन ने अनुमान लगाया था कि स्टार दिव्य अधिकारी आगे पूछताछ करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत स्टार दिव्य अधिकारी ने यह नहीं पूछा कि वह केंद्रीय स्वर्ग स्टार दिव्य पैलेस क्यों नहीं चुनना चाहते थे, बल्कि इसके बजाय एक और सवाल पूछा, क्या आप अपने टोफू पुडिंग को मीठा या नमकीन पसंद करते हैं? लिन शेन हैरान रह गए और सोचने लगे, ये कैसा सवाल है? कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण? अचानक लिन शेन को एहसास हुआ कि यह प्रश्न निश्चित रूप से उतना सरल नहीं था जितना लग रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि टोफू पुडिंग दिव्य न्यायालय में मौजूद भी है या नहीं। यदि यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रश्न न होकर क्षेत्रीय प्रश्न होता और दिव्य न्यायालय में टोफू पुडिंग बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होती तथा ये केवल प्राचीन क्षेत्र में ही उपलब्ध होती, तो चाहे उन्होंने मीठा या नमकीन उत्तर दिया हो, ये गलत उत्तर होता। क्या स्टार गॉड पैलेस ने इस सवाल से मेरी पहचान पर संदेह करना शुरू कर दिया है? लिन शेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसका दिल उथल पुथल में था। टोफू पुडिंग क्या है? खाना, लिन शेन ने जवाब दिया। स्टार दिव्य अधिकारी ने लिन शेन को देखा, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने आगे कहा, तीसरा सवाल यह है कि इन दोनों देवियों में से तुम्हें कौन सी देवी ज्यादा सुंदर लगती है? मेज पर 2 देवियों की होलोग्राफिक छवियां प्रक्षेपित की गईं। दोनों बहुत सुंदर दिख रही थीं, लेकिन अलग अलग शैलियों में। बाईं ओर की देवी के सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं, जो सेक्सी और मनमोहक सुंदरता दर्शा रही थीं। हालांकि दाईं ओर की देवी के बाल लाल और आंखें भूरी थीं, जो एक रहस्यमय आकर्षण बिखेर रही थीं। लिन शेन ने दोनों देवियों की होलोग्राफिक छवियों को गौर से देखा। व्यक्तिगत पसंद से बोलते हुए लिन शेन चमकदार सुनहरे बालों वाली सुंदरता के लिए अधिक पसंद थी,
लेकिन लाल बालों वाली का अपना अनूठा और आकर्षक आकर्षण था। इन दो देवियों का रूप किसी देवी का सामान्य रूप नहीं है। ये परीक्षा वास्तव में किस लिए है? लिन शेन के विचार तेजी से आगे बढ़े। इस प्रश्न का उद्देश्य समझे बिना ही लगभग 18 चक्कर लगा लिए। ये कहना कि यह लिन शेन के नस्लीय पूर्वाग्रह का परीक्षण था, समझ में नहीं आता, क्योंकि इन दोनों देवियों की उपस्थिति सामान्य नहीं थी, न ही वे अल्पसंख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करती थीं। इसके अलावा विभिन्न शासकों की दिव्य प्रतिमाओं में से किसी की भी विशेषताएं समान नहीं थीं, और लिन शेन प्रश्न का अर्थ नहीं समझ सके। यहाँ तक कि दोनों देवियों के वस्त्र भी एक जैसे थे, केवल सजावट में मामूली अंतर था, लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट समस्या स्पष्ट नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि इन दो अलग अलग देवियों का कोई ऐतिहासिक महत्व हो? मैं स्वर्गीय न्यायालय के इतिहास से बहुत परिचित नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे प्रत्येक क्या प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर ऐसा है तो ये परेशानी भरा होगा, लिन शेन ने सोचा। अपनी पसंद को भाग्य पर छोड़ना पसंद नहीं करता। वह जवाब देने में सक्षम हुए बिना दोनों देवियों की छानबीन करता रहा। स्टार दिव्य अधिकारी ने उसे जल्दी नहीं किया, न ही उसके चेहरे पर अधीरता दिखी। वह बस शांति से लिन शेन को देख रहा था। जाहिर तौर पर उसे जवाब की कोई जल्दी नहीं थी। काफी देर बाद भी लिन शेन को समझ नहीं आ रहा था कि चुनाव कैसे करें। ठीक है, चौथा सवाल। अंत में स्टार दिव्य अधिकारी ने लिन शेन के चिंतन को बाधित करते हुए बात की। अप्रत्याशित रूप से उसने लिन शेन की पसंद के बारे में नहीं पूछा, बल्कि अगले सवाल पर चला गया। क्या मैं उत्तर न देने का विकल्प चुन सकता हूँ? लिन शेन थोड़ा स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं था कि उत्तर न देने से उसके साक्षात्कार पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। उत्तर न देना भी एक उत्तर है, स्टार दिव्य अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लिन शेन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह आज्ञाकारिता की परीक्षा हो सकती है। शायद वह कौन सा विकल्प चुनता है यह महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यह महत्वपूर्ण था कि वह कोई निर्णय ले। लिन शेन को थोड़ा गुस्सा आया। अगर यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, तो जवाब न देने से उसके सफल साक्षात्कार की संभावना पहले ही काफ़ी कम हो गई थी। चौथा और अंतिम प्रश्न, मुझे आशा है कि आप इसका अच्छी तरह से उत्तर देंगे, स्टार दिव्य अधिकारी ने लिन शेन को देखते हुए धीरे से कहा। यदि आपका सबसे करीबी और प्रिय व्यक्ति दिव्य न्यायालय के कानूनों का उल्लंघन करता है, तो क्या आप परिवार के ऊपर न्याय चुनेंगे? इस प्रश्न ने लिन शेन को तुरंत डैन कून द्वारा कहे गए शब्दों की याद दिला दी। स्टार दिव्य अधिकारी एक कठपुतली की तरह लग रहा था, जो दिव्य न्यायालय के कानूनों को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, जिसमें व्यक्तिगत रूप से अपने दोस्तों और परिवार को पकड़ना या यहाँ तक कि उन्हें मारना भी शामिल था। लिन शेन अनंत हॉल से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि उससे पहले प्रवेश करने वाले कई दिव्य प्राणी पहले ही बाहर आ चुके थे, जिनमें जीफेग्युन भी शामिल था। तियान, इंटरव्यू कैसा रहा? जीफेग्युन सहजता से पूछने के लिए पास आया। यह आशाजनक नहीं लग रहा है। मुझे डर है कि साक्षात्कार पास करना मुश्किल हो सकता है, लिन शेन ने आह भरी। अंतिम प्रश्न। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए कि न्याय को पारिवारिक संबंधों से ऊपर रखा जाना चाहिए, उन्होंने अंततः इसे अस्वीकार करने का विकल्प चुना, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने पारिवारिक संबंधों के ऊपर न्याय को चुना तो स्टार डिवाइन पैलेस में शामिल होने के बाद वे उसे निर्णय निष्पादित करने जैसे कार्य सौंपेंगे, जो स्टार डिवाइन पैलेस में शामिल होने का उसका प्रारंभिक कारण नहीं था। यदि ऐसा है तो वह अभी स्टार डिवाइन पैलेस में शामिल नहीं होना चाहेंगे। आखिरकार भविष्य में अन्य अवसर भी हैं और इस समय जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीफेग्युन ने भी आह भरी। मैंने सुना है कि स्टार डिवाइन पैलेस में साक्षात्कार सामान्य साक्षात्कारों से अलग है, और मैंने आज ये देखा। मैंने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और शायद स्टार डिवाइन अधिकारी बनने का मेरा कोई मौका नहीं है। दोनों ने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया और पाया कि स्टार दिव्य अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न उनमें से प्रत्येक के लिए पूरी तरह से अलग थे, जाहिर तौर पर विशेष रूप से तैयार किए गए थे। साक्षात्कार में शामिल हुए दर्जनों दिव्य व्यक्ति एक एक करके बाहर आए, जिनमें से प्रत्येक के चेहरे पर अप्रिय भाव थे, संभवतः इसलिए क्योंकि साक्षात्कार ठीक से नहीं हुआ था। इससे लिन शेन को आशा की एक किरण दिखी। यदि सभी के साक्षात्कार के परिणाम खराब रहे तो शायद उसके पास अभी भी एक मौका था। हर कोई उत्सुकता से परिणामों की प्रतीक्षा में चौक पर खड़ा था। स्टार दिव्य अधिकारी के साक्षात्कार के परिणाम मौके पर ही दिए जाएंगे, उन्हें वापस जाकर समाचार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अंततः जब साक्षात्कार में भाग लेने वाले सभी दिव्य प्राणी स्टार दिव्य पैलेस से बाहर आए तो चौक पर एक विशाल होलोग्राफिक छवि दिखाई दी, जिसमें एक स्टार दिव्य अधिकारी एक डेस्क के पीछे बैठा हुआ था, वही जिसने पहले लिन शेन का साक्षात्कार लिया था। जिनके नाम पुकारे गए हैं वे रुकें, जिनके नाम नहीं पुकारे गए हैं वे वापस जा सकते हैं, स्टार दिव्य अधिकारी ने कहा और फिर सीधे पढ़ा। जीफेग्युन, लू मिंग, र तियान। लिन शेन को अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। स्टार दिव्य अधिकारी ने केवल 3 नाम पुकारे थे और उनमें से एक उसका था। मैंने वास्तव में साक्षात्कार पास कर लिया है। लिन शेन को साक्षात्कार पास करने से कोई खुशी महसूस नहीं हुई।
उसके लिए यह बस पहला कदम था। इसके अलावा उसे हमेशा लगता था कि साक्षात्कार में उसके प्रदर्शन को देखते हुए उसे पास नहीं होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार डिवाइन पैलेस ने उसे परीक्षा पास करने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि उन्हें उसके बारे में संदेह था और वे उसे किसी भी समय नियंत्रित करने के लिए अपने पास रखना चाहते थे? मुझे अपना परिचय देने दीजिए, मेरा नाम वुकिंग है, मैं अनंत सितारा दिव्य महल का महान दिव्य अधिकारी हूँ और अब से आप अनंत सितारा दिव्य महल का हिस्सा होंगे और हम सहकर्मी होंगे, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह महान दिव्य अधिकारी है। लिनशेन कुछ आश्चर्यचकित था, उसने हमेशा सोचा था कि वह आदमी सिर्फ 9 सितारा दिव्य अधिकारी था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अनंत सितारा दिव्य महल का महान दिव्य अधिकारी निकला, जो भगवान के बाद दूसरा सर्वोच्च प्राणी था। मुझे वास्तव में महान दिव्य अधिकारी से मिलने की उम्मीद नहीं थी और यह महान दिव्य अधिकारी बहुत ही मिलनसार लगता है। जीफेग्यून उस समय बहुत खुश था, लिनशेन की तरह उसने भी परीक्षा पास करने की उम्मीद नहीं की थी। क्या ये वही नहीं था जिसने आपका साक्षात्कार लिया था? लिनशेन ने जीफेग्यून के शब्दों को सुना, जैसे कि यह पहली बार था जब उसने वुकिंग को देखा था। निश्चित रूप से नहीं, एक महान दिव्य अधिकारी आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार नहीं करेगा, खासकर जब से हम केवल निचले दिव्य प्राणी हैं। भले ही महान दिव्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करता हो, वह आमतौर पर केवल उच्च दिव्य प्राणियों का साक्षात्कार करेगा, जीफेग्यून ने कहा। लिनशेन ने सोचा कि सभी का साक्षात्कार वुकिंग द्वारा किया गया था। शायद हॉल में वुकिंग सिर्फ एक प्रकार का प्रक्षेपण या विभाजित इकाई थी जिसे नग्न आंखों से पहचानना मुश्किल था। स्टार डिवाइन पैलेस में शामिल होना भी असाधारण रूप से सरल था। कोई दीक्षा समारोह नहीं था, उन्हें बस वर्दी, बैज और स्टार डिवाइन अधिकारियों के लिए एक पेशेवर पुस्तिका दी गई और फिर उन्हें अपने आप भेज दिया गया। आधिकारिक तौर पर काम शुरू करने से पहले उनके पास तैयारी के लिए 3 दिन थे। आपके अधिकार और कर्तव्य, साथ ही स्टार डिवाइन पैलेस के कानून, सभी पेशेवर पुस्तिका में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्तव्यों को पूरा किया जाना चाहिए और कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई स्टार डिवाइन अधिकारी किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सबसे कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा, वुकिंग ने आखिरी बार कहा और फिर होलोग्राफिक प्रक्षेपण गायब हो गया। लिनशेन और अन्य लोगों के स्टार डिवाइन पैलेस छोड़ने के बाद वुकिंग और एक अन्य स्टार डिवाइन अधिकारी एक मॉनिटर के सामने खड़े होकर उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से जाते हुए देख रहे थे। वुकिंग, तुमने तियान को क्यों भर्ती किया? उसका साक्षात्कार तो असफल होना ही था, है न? एक अन्य स्टार डिवाइन अधिकारी लियू सिमिंग ने कुछ उलझन के साथ पूछा। वुकिंग ने शांति से उत्तर दिया, न केवल वह असफल हुआ बल्कि कुछ समस्याएं भी थीं। समस्याएं? कौन सी समस्याएं? लियू सिमिंग ने हैरान होकर पूछा। वुकिंग ने कहा, स्वर्गीय न्यायालय में टोफू मस्तिष्क जैसा कोई भोजन नहीं है, आप और मैं ये जानते हैं क्योंकि हम दोनों प्राचीन क्षेत्र में गए हैं। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि टोफू ब्रेन क्या होता है, इसमें समस्या क्या है? लियू सिमिंग को अभी भी समझ नहीं आया। वह झिझका। आमतौर पर अगर उसे नहीं पता होता कि टोफू ब्रेन क्या होता है तो उसे तुरंत हैरान और भ्रमित भाव दिखाना चाहिए था, लेकिन उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी, वुकिंग ने कहा। शायद वह प्रतिक्रिया करने में धीमा है, लियू सिमिंग ने एक पल सोचा और कहा। बाद में जब मैंने उससे पूछा कि उसे कौन सी देवी पसंद है तो उसके चेहरे पर तुरंत उलझन का भाव आ गया। लियू सिमिंग दंग रह गए और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने अचानक वे अजीब सवाल क्यों पूछे, ऐसा लगता है कि आपको उस पर पहले से ही शक था। लेकिन क्या वह डैंग परिवार से डैंग अदुओ नहीं है और शेन परिवार से भी जुड़ा हुआ है? वह एक दिव्य प्राणी कैसे नहीं हो सकता? निश्चित रूप से डैंग परिवार और शेन परिवार दोनों ने कोई गलती नहीं की होगी, है ना? वे गलत क्यों नहीं हो सकते? हर कोई कहता है कि वह डैंग अडुओ है, लेकिन डैंग परिवार ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है, वुकिंग ने ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा मैंने विशेष रूप से शेन और डैंग परिवारों के बीच की बैठक देखी और डैंग अडुओ और वर्तमान तियान पूरी तरह से अलग दिखते हैं। लियू सिमिंग अचंभित रह गए, ये कैसे संभव है? अगर तियान डैंग अडुओ नहीं है तो डैंग परिवार स्पष्टीकरण देने के लिए आगे क्यों नहीं आया? विशिष्ट कारण अज्ञात है, लेकिन जो निश्चित हो सकता है वह यह है कि तियान अदुओ नहीं है, इसलिए हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि वह वास्तव में कौन है, वुकिंग ने अपनी आंखों में तीखी नज़र के साथ कहा। क्या आपको संदेह है कि वह निचले लोगों से है? लियू सिमिंग ने कहा। मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता, वुकिंग ने कहा। लेकिन ये भी सही नहीं है, अगर वह निचले लोगों से आया है तो किसी ने उस पर ध्यान कैसे नहीं दिया? इसके अलावा उसने सेलेस्टियल कोर्ट का पहचान पत्र कैसे प्राप्त किया? पहचान पत्र के बिना वह स्टार डिवाइन पैलेस में साक्षात्कार में शामिल नहीं हो पाएगा। स्टार हासिल करना तो दूर की बात है या प्रतियोगिताओं के लिए अर्हता प्राप्त करना भी। उसका डैंग अदुओ न होना यह नहीं दर्शाता कि वह निचले लोगों से है,
लियू सिमिंग ने सोचा कि यह असंभव है और उसने अजीब भाव से वू किंग को देखा। वू किंग, तुम उसके खिलाफ पक्षपाती नहीं हो रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारे भतीजे वू शियाओमिंग को हराया है ना? तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, तुम अभी भी महान दिव्य अधिकारी के रूप में काम कर रहे हो। अगर इस दौरान कोई गलती हुई या तुमने कोई कानून तोड़ा, तो न केवल आधिकारिक तौर पर महान दिव्य अधिकारी बनना मुश्किल होगा, बल्कि तुम्हें सजा भी मिल सकती है। आवेग में आकर काम मत करो। ये पता लगाना आसान है कि वह निचले लोगों से है या नहीं। वुकिंग लियू सिमिंग की अटकलों से परेशान नहीं हुआ और शांति से बोला, हमने पहले भी निचले लोगों से 2 लोगों को पकड़ा है, बस उन्हें एक दूसरे से मिलने दो। वे एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, हम तुरंत देखेंगे। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहद